नमस्कार दोस्तों, इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर की पंचकर्मा की क्लासेज में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर MKS। आज का जो अपनी क्लास है, अपन ने देखा था लास्ट क्लास संशोधन के गुण देख लिए थे, तो अपन इससे आगे करते हैं। अपन ने ये भी देख लिया था स्वास्थ्य रक्षण में व्याधि और में पंचकर्म का महत्व वो किस तरीके से करता है, मैंने आपको समझा दिया था। अब जो ये हेडिंग है, एक तरीके से आप हेडिंग समझो कि त्रिविध क्रम कौन कौन से और शोधन में क्या महत्व है। एक तरीके से आप इसको ऐसे समझो कि भाई त्रिविध क्रम कौन है पंचकर्मा में, तो त्रिविध क्रम में कौन कौन आते हैं? पूर्व क्रम, पूर्व क्रम, प्रधान क्रम, पश्चात क्रम। ठीक है। और किस तरीके से इनमें शोधन में महत्व है, तो पूर्व क्रम में क्या क्या आएगा? दीपन पाचन, स्नेन स्वेदन। जो आपने फर्स्ट क्लास देखी उसमें मैंने बताया था कि पूर्व क्रम आता है दीपन पाचन स्नेन स्वेदन, ये चार क्रम पूर्व क्रम में आते हैं। मोस्टली जो बच्चे क्या करते हैं, स्नेन स्वेदन को ही पूर्व क्रम का हिस्सा मानते हैं, लेकिन दीपन और पाचन भी पूर्व क्रम का हिस्सा होता है। प्रधान क्रम में देखो बमन, विरेचन, वस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण। अब आप बोलोगे सर आपने पंचकर्मा में तो रक्तमोक्षण तो बताया नहीं था, यहाँ पे रक्तमोक्षण कैसे आ गया? शोधन में तो बताया था। तो शोधन की भी हेडिंग चल रही है और पंचकर्मा की एक तरीके से सिमिलरिटी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि शोधन और पंचकर्मा में क्या डिफरेंस है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि क्या डिफरेंस है। एक माइन्यूट अंतर होता है कि पंचकर्मा थोड़ा शोधन की एडवांस अवस्था है और शोधन में कुपित मल को बाहर निकाला जाता है। ठीक है। और फिर ये देखो बमन, विरेचन, निरु, अनुवासन, नश, तो ये शोधन है, ये पंचकर्म। इस तरीके से मैंने दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पे, ऐसे ही बुक में मेंशन है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पश्चात क्रम में देखो संसर्जन क्रम। अब संसर्जन क्रम क्या क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। रसायन आदि प्रयोग और समन चिकित्सा। देखो समन चिकित्सा भी पंचकर्मा का एक पार्ट है, तभी तो बोलते हैं कि तभी तो बोलते हैं कि पंचकर्मा एक बेस्ट चिकित्सा है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो दीपन, पाचन, स्नेन, स्वेदन आ गया पूर्व क्रम के अंदर। प्रधान क्रम तो अपन करवाते ही बमन, निरु, अनुवासन, नश। लेकिन जो पश्चात क्रम होता है, जो पंचकर्मा का एक प्रोसेस है, उसमें संसर्जन क्रम, रसायन आदि प्रयोग और समन चिकित्सा। समन चिकित्सा जो नॉर्मली जो बच्चे लेते हैं डायरेक्टली, जो पेशेंट लेते हैं, बच्चे नहीं, जो पेशेंट डायरेक्टली लेते हैं, वो बोलते हैं कि समन चिकित्सा से वापस रोग पुनः उत्पत्ति हो जाती है। तो ये सारे कौन कौन से, यहाँ से लेके यहाँ तक के, ये प्रोसेस छोड़ के आप डायरेक्ट ये चिकित्सा करोगे, समन चिकित्सा करोगे, तो संभावना है ना रोग उत्पन्न होने की, वापस रोग उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। तो इसलिए पंचकर्मा श्रेष्ठ है। ओके, तो अपन एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं आराम से। पहला है पूर्व क्रम। पंचक्रम द्वारा जिस व्यक्ति का शोधन करना हो उससे पहले जो कर्म किए जाते हैं उसे पूर्व क्रम कहते हैं। कहने का मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर पंचकर्मा करना है, अपन को पता है भाई इस रोगी का अपन को बमन कराना है, विरेचन कराना, वस्ती कराना, कुछ भी कराना हो, लेकिन उससे पहले जो उस पर पूर्व क्रम मतलब उससे पहले जो क्रियाएं की जाती हैं वो पूर्व क्रम के अंतर्गत आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? दीपन पाचन, स्नेन, स्वेदन। अब दीपन पाचन क्या है ये समझते हैं। सम्यक पाचनार्थ अग्नि को प्रदीप्त करने वाली औषध, आम पाचन हेतु औषध प्रयोगी दीपन पाचन कर्म है। जैसे अग्नि तुंडी वटी, लवण वाष्प चूर्ण। अब समझो अपन अग्नि प्रज्वलित होना जरूरी क्यों है? अपन कोई भी औषधि देंगे, बमन की औषधि तो बिना पचे ही काम करती है, लेकिन विरेचन की औषधि पच के काम करती है। ठीक है। इसी तरीके से जो वस्ती में जो औषधि देती है वो अग्नि होनी चाहिए, उसको पचा सके इस तरीके से। तो और जो आम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम अवस्था में क्या होता है, दोस्त मिले हुए होते हैं, वो शरीर से बाहर जल्दी से निकलते नहीं है। तो आम का पाचन होना चाहिए। अगर अग्नि प्रदीप्त रहेगी, अगर शरीर में आम बना हुआ है, तो अग्नि प्रदीप्त होने के बाद आम नष्ट हो जाएगा, आम जल जाएगा। आम का मतलब पाचन हो जाएगा। जल जाना एक बुरा वर्ड है, लेकिन आप आम का पाचन समझो कि आम का पाचन हो जाएगा। तो दीपन और पाचन, इसलिए ये औषधियाँ दी जाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे अग्नि तुंदवटी दिखलाते हैं, लवण वाष्प चूर्ण खिलाते हैं, ताकि अग्नि प्रज्वलित हो और जो भी उसके शरीर में आम बना हुआ हो वो पाचन हो जाए, उसका अग्नि दीप्त होने के बाद में उसका पाचन हो जाए। अब देखो स्नेहन, शरीर को बाह्य व आभ्यंतर मतलब बाहर से भी और आभ्यंतर घृत, तेल, वसा, मज्जा का प्रयोगी स्नेहन। अब बाह्य प्रयोग क्या होता है? तेल द्वारा अभ्यंग, पीढ़ी चिल, जैसे कि अपन अभ्यंग कराते हैं ना, मालिश वालिश कराते हैं शरीर से अच्छे से, ताकि जो दोष हैं, अभी इसका जो स्नेहन एक पूरा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसी तरह संवेदन एक चैप्टर पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। आप घबराने की जरूरत नहीं है कि सर आप इतना शॉर्ट में क्यों बता रहे हो, पूरा पूरा चैप्टर है, आराम से स्टडी करेंगे। इसी प्रकार से संवेदन देखो दो प्रकार से होता है, सहअग्नि, निरग्नि। अब आचार्य चरक में जो सहअग्नि 13 बताएं, अब ये कौन कौन से हैं ये भी अपन बात कर लेंगे आगे, क्योंकि लिखे हुए क्वेश्चन आता है। सहअग्नि श्वेत को विस्तार से समझाइए। निराग्नि श्वेत 10 होते हैं, ये कौन कौन से हैं ये भी विस्तार से आएंगे। तो आपको एक इंट्रो चल रहा है, अपन ने बोला ये इंट्रो वाली क्लास है। अब यहाँ पे देखिए कि भाई पूर्व क्रम में दीपन पाचन कराया, स्नेह कराया, स्वेदन कराया, ये क्यों कराते हैं, इसका फायदा क्या है?
इसका फायदा ये है कि इन पूर्व कर्मों द्वारा जब दोष कोष्ठ की ओर आते हैं तब निकट मार्ग से उनका निर्णय कर दिया जाता है। जब ये पूर्व कर्म किया जाता है ना, दीपन पाचन स्नेन स्वेदन, तो दोष के जो मैंने बोला है कि धातुओं में मिले होते हैं, शाखाओं में फैले होते हैं। शाखा यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है, शाखाओं में चिपके हुए होते हैं, घुले हुए होते हैं, मतलब एक तरीके से मथे हुए होते हैं। तो ये इन प्रोसेस द्वारा, दीपन पाचन स्नेन और स्वेदन प्रोसेस द्वारा दोष क्या कोष्ठ की ओर आ जाते हैं। कोष्ठ में जैसे आमाशयम आगे, पक्वाशयम आगे, फिर और निकटतम मार्ग में जो मैंने परिभाषा बताई थी ना पंचकर्मा की फर्स्ट क्लास में, वही है। हर कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा कि हर जगह आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है। निकट के मार्ग में उनका निर्णय कर दिया जाता है, मतलब अगर आमाशय में तो मुख मार्ग से, पक्वाशय में तो गुदा मार्ग से। ओके, फिर दूसरा कर्म क्या था, प्रधान कर्म। अब प्रधान कर्म में क्या जाता है, वमन, विरेचन, निरूम, अनुवासन, नस। ये तो अपन को पढ़ना ही है, ये चैप्टर ही है पंचकर्मा में। वमन को डिटेल से पढ़ना है, विरेचन को पढ़ना है, निरूम को पढ़ना। कहने का मतलब ये है कि पूरी पंचकर्मा में अपन को देखो क्या क्या पढ़ना है। स्नेहन पढ़ना है पहला चैप्टर, फिर स्वेदन पढ़ना है, फिर उसके बाद वमन पढ़ेंगे, फिर विरेचन पढ़ेंगे, फिर बस्ती में आ जाता है, फिर नश्य पढ़ेंगे। इस तरीके से 5 चैप्टर तो पूरे ही है। तो इतना सही सिलेबस है, बहुत ईजी है पंचकर्मा, आराम से समझ में आएगा। और आपने मेरे फर्स्ट ईयर की वीडियो देखे होंगे, तब तो मैंने इतना नॉलेज नहीं था उस समय, लेकिन बहुत अच्छा मैंने एक्सप्लेन किया था। मेरा जो यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट हुआ था पंचकर्म का वीडियो से स्टार्ट हुआ था। तो आपको मजा आने वाला, मैं एक एक चीज़ आराम से समझाने वाला हूँ आपको। अब देखो पश्चात क्रम देखो, वमन, विरेचन आदि द्वारा शरीर के शोधन के बाद बलाधान व अग्नि वृद्धि हेतु, बलाधान मतलब बल की उत्पत्ति हो शरीर में, जैसे कि वमन कराया, विरेचन कराया, बस्ती कराई, तो व्यक्ति कमजोर सा हो जाता है, क्योंकि अग्नि मंद हो जाती है उस समय। प्रोसेस इतने होते हैं ना, कोई भी अपन औषधियाँ लेते हैं, उसके एक प्रोसेस में से गुजरते हैं, तो उसके बाद उसका मतलब व्यक्ति का बल तो नाश तो होगा, बल क्षीण होगा, तो बल वापस आ जाए व्यक्ति में, और शरीर की जो अग्नि है वापस से मजबूत हो जाए, और वृद्धि हेतु शरीर को प्राकृत अवस्था में, मतलब रोग से पहले जो व्यक्ति जैसा था, एकदम अष्ट पुष्ट तरोताजा, एकदम एनर्जेटिक व्यक्ति था, उसी प्रकार से उसको वापस उसी अवस्था में आ जाए, इसलिए इसकी पश्चात क्रम किए जाते हैं। अब पश्चात क्रम में क्या जाता है, संसर्जन क्रम, रसायनादि क्रम और समन चिकित्सा। ये मोस्टली आता है जब संसर्जन क्रम आता है। तो संसर्जन क्रम को विस्तार से बताइए, ये भी एक क्वेश्चन आता है बड़ा, 10 नंबर में या 5 नंबर में आ जाता है, तो इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे आगे। रसायनादि क्रम, यहाँ अपने काय चिकित्सा में अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन नहीं पढ़ा हुआ मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा यहाँ पे। और समन चिकित्सा तो अपनी पूरी काय चिकित्सा में है ही। समन चिकित्सा अच्छे से अपन तो कोई भी औषधि अपन देते हैं किसी भी रोग के लिए, वो समन चिकित्सा के अंतर्गत आती है। पंचकर्मा द्वारा, अब संसर्ग में देखो, पंचकर्मा द्वारा शोधन किए जाने पर जठराग्नि दुर्बल हो जाती है तथा आहार को पचाने में असमर्थ। कहने का मतलब है कि अपने वमन कराया, विरेचन कराया, तो आहार अग्नि कमजोर हो गई। अब व्यक्ति को खाना देंगे तो अग्नि मंद है, खाना खिलाया उस व्यक्ति को तो पहले तो खाना पचेगा नहीं, फिर से रोगी हो जाएगा। इसलिए संसेचन कर्म कराया जाता है कि वो अग्नि जो मंद थी ना, उसको धीरे 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 एकदम खाना पचाने लायक सामर्थ्यवान उसको अच्छे से बना दिया जाए। तो आहार पचाने में असमर्थ होती है, अतः अग्निवर्धन हेतु आहार कल्पना लघु से जैसे गुरु की ओर। लघु जैसे कि सबसे पहले क्या खिलाएंगे, पेया, फिर बिलेपी, यूस, मांस रस, कृत मांस रस। इसी क्रम में संसर्जन क्रम कहते हैं। अब इसका एक सीक्वेंस है कि भाई वमन के मतलब पूर्व काल में क्या खिलाना है, साय काल में क्या खिलाना है, उसके बाद क्या खिलाना है। ये पूरा एक सिस्टम है, कितने दिन चलेगा। अगर प्रधान शुद्धि है तो किस तरीके से, अवर शुद्धि हुई तो किस तरीके से, मध्यम शुद्धि हुई तो किस तरीके से, पूरा एक डिटेल में अपन बात करेंगे। एक थोड़ा सा इंट्रो चल रहा है, शॉर्ट टर्म में चल रहा है। रसायन अधिक्रम देखो, किसी व्यक्ति का शोधन रसायन या वायु औषधि सेवन कराने के लिए किया गया, तब उस व्यक्ति को संसर्ग कर्म करने के बाद रसायन। अब जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको जैसे सर्दियाँ आ गई, कोई वाजिकार औषधियों का सेवन करना है, रसायन का सेवन करना है, च्यवनप्राश का सेवन करना है, या फिर वाजिकारक औषधि जैसे कोंच पाक है, उसका सेवन करना है, करते हैं। तो व्यक्ति नॉर्मली क्या करते हैं, ठीक है आज मार्केट से लाया या फिर डॉक्टर ने दिया, वो खाने लग जाते हैं, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, फिर डॉक्टर साहब को बोलते हैं, डॉक्टर साहब कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इनका एक नियम है कि रसायन और वाजिकार औषधियों को सेवन करने से पहले आपको पंचकर्मा कराना चाहिए, शरीर की शुद्धि करनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से आपको अवशोषित हो सके, और आपको उसको जो बल, जो गुण थे बताए थे वाजिकर औषधियों में, रसायनों में, वो आपको मिल सके। यानी मतलब इनका शोधन कराने, वाजिकर औषधि का सेवन कराने के लिए किया गया, तो उस व्यक्ति को संसर्जन कराने के बाद इनका सेवन कराओ। समन चिकित्सा, संसर्जन क्रम के बाद रोग अनुसार रोगनाशक औषध का प्रयोग करना चाहिए। जैसे किस रोग के लिए अपन ने जैसे बमन कराया, आपको कौन से भी किसी भी डिजीज के लिए अपन ने बमन कराया, जैसे सर्दी, सर्दी एक तरीके से वो है, सर्दी के लिए विरेचन कराते हैं। इसी तरीके से आप कोई भी जैसे कि कोई भी डिजीज है, उसमें आपने बमन कराया, बमन कराने के बाद में साथ में उसको औषधि भी दी जाती है, ताकि वो डिजीज पूर्णतः नष्ट हो जाए। अब देखो पूर्व क्रम का महत्व। अभी क्या महत्व क्या है पूर्व क्रम का, अपन ने पूर्व क्रम पढ़ा, प्रधान क्रम पढ़ा, पश्चात क्रम पढ़ा, इंट्रो पढ़ा, मतलब डिटेल में नहीं पढ़ा, अभी इंट्रो पढ़ा। पूर्व क्रम का महत्व क्या है,
स्नेहन संवेदन प्रयोग बिना जो व्यक्ति संशोधन औषध का सेवन करता है उसका शरीर उसी प्रकार नष्ट होता है जिस पर सूखा काष्ठ मोड़ने पर टूट जाता है। अब समझो, मैंने बोला ना हर चीज की एक उपमा है। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे रसायन और वाजीकरण में एक उपमा दी थी भाई, कपड़े मैले पर मैला कपड़ा होता है उस पर रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार आपको रसायन और वाजीकरण उसके सेवन करने से पहले अगर शरीर शुद्धि नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है उस चीज खाने के लिए। और इसी तरीके से आपको पंचकर्मा का भी मैंने महत्व बताया था। अब इसी तरीके से पूर्व कर्म का महत्व है। कहने का मतलब है कि यार अगर आप बिना स्नेह संवेदन किसी व्यक्ति का संशोधन कराना चाहते हो ना, तो वो नष्ट हो जाता है। मतलब उस रोग ठीक होने की वजह से रोग भयंकर अवस्था में आ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है कि जिस प्रकार सूखा काष्ठ मोड़ने पर, सूखी लकड़ी को अपन मोड़ते हैं तो टूट जाती है, लेकिन उसको अपन स्नेह संवेदन मतलब अच्छी तरीके से गरम फरम करके और एकदम स्नेह करके उसको थोड़ा सा करते हैं ना ढीली, वो एकदम लचीली बन जाती है, तो वो नहीं मुड़ती है। उसी प्रकार वो है कि भाई अगर आपको शरीर से दोष बाहर निकालना है तो पहले उसको उत्क्लेशित करो, उसको एक स्थान पे लाओ, उसके फिर बाहर निकालो। तो ये पूर्व क्रम का महत्व है। स्नेह संवेदन को प्रधान क्रम में सम्मिलित नहीं करना। अब क्वेश्चन आ जाता है बहुत से बच्चे, फिर स्नेह और संवेदन को प्रधान क्रम में क्यों नहीं माना? जैसे कि बमन माना है, बेचन माना है, निरु माना है, अनुवासन माना है। और ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रुशियल रोल है इनका। अगर ये इनको मैं नहीं क्यों माना, बहुत से बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, कोर्ट केस कर दिया मान लो कि इसने और संवेदन ने कोर्ट केस कर दिया। एक मिनट टर्मिनोलॉजी समझो कि हमारे जो टीचर है वो ऐसे ही बताते हैं कि भाई इनके मन में एक बुद्धि रखी कि हमको भी प्रधान मानो, मैं क्यों पूर्व रहूं, मुझे भी प्रधान बनना है। तो इनको पर समझाया गया, क्या समझाया गया कि पंचकर्म के अंतर्गत स्नेह संवेदन को स्थान न देकर पूर्व में रखा गया क्योंकि इनमें निरण शक्ति का प्रकर्ष नहीं होता। निरण मतलब पंचकर्म में क्या होता है, ऐसे निरण कि शरीर से बाहर निकालना, लेकिन स्नेह में कुछ चीजें बाहर नहीं निकलती, स्वेदन से कुछ चीजें बाहर नहीं निकलती, निरण शक्ति का प्रकर्ष नहीं होता। परंतु पंचक्रम में दोष की निरण शक्ति होना आवश्यक है। क्लियर हो गया? भाई पंचक्रम उसी को बोला जाता है इसमें दोष को बाहर निकाले, लेकिन इसने कुछ बाहर नहीं थोड़ी निकाल रहा, वो तो बस उत्क्लेशित कर रहा है, उसको श्लेष कर रहा है, उसको ढीला कर रहा है, दोषों को बाहर थोड़ी निकाल रहा है। स्वेदन भी यही कर रहा है। इसलिए इनको हम पंचक्रम नहीं, इसको पूर्व क्रम, हाँ इसके सहयोगी मान सकते हैं कि ये चीजें उसमें आसानी बना रही है। अब सहयोगी कौन होता है? जो कोई भी क्रम होता है उसको मतलब एक तरीके से आसान बना दे, इजी बना दे, तो पंचक्रम को इजी कौन बनाता है? पूर्व क्रम बनाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पंच पूर्व क्रम के पूर्व अंत में स्नेह प्रयोग। देखो पंचकर्मों के पहले भी स्नेह का प्रयोग किया जाता है और बाद में भी स्नेह का प्रयोग किया जाता है। बमन आदि कर्मों के बीच बीच में स्नेह व स्वेदन का और बमन आदि के अंत में स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि स्नेह कराया फिर बमन कराया। अब ऐसे नहीं डायरेक्ट विरेचन करा दो, नहीं, पहले फ्री स्नेह कराओ फिर विरेचन, विरेचन के बाद फ्री स्नेह कराओ फिर बस्ती। बस्ती में कौन कौन सी आती है? निर्भो और अनुवासन। फिर स्नेह कराओ फिर नश कराओ। कहने का मतलब है कि हर पंचकर्म प्रोसेस के बाद में पहले आपको स्नेह कराना है। दैट्स क्लियर? अनुवासन निर्ण करने में प्रधान नहीं है, फिर भी यह पंचक्रम में सम्मिलित है। अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर अनुवासन बस्ती है, वो तो कौन सा निर्हण कराती है, कौन सी भार कराती है? उन्होंने जो स्नेह और स्वेदन ने कोर्ट केस डाला था ना कि आप में निर्हण शक्ति नहीं है इसलिए आपकी याचिका वो खारिज की जाती है, आपको ऐसे समझो। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, देखो सर अनुवासन बस्ती, जज साहब को बोला अरे जज साहब देखो अनुवासन बस्ती भी निर्हण नहीं कराती, लेकिन उसको भी पंचक्रम में शामिल किया, हम तो हमको भी करो। उनका फिर से क्वेश्चन आ गया, फिर उनको समझाया, फिर से समझाया कि अनुवासन निर्ण में प्रधान नहीं है, फिर भी यह पंचक्रम सम्मिलित है। जबकि नेत्रांजन, गंडूस, कर्णपूर्ण, आश्वतन, नेत्रपूर्ण सम्मिलित, ये सब इन्होंने क्या कि एक याचिका डाल दी। एक तरीके से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझना उस चीज को कि जबकि नेत्रांजन, गंडूस, कर्णपूर्ण, ये भी तो क्या अनुवासन बस्ती क्या है? स्नेह बस्ती बोलते हैं इसको। तो नेत्रांजन भी, गंडूस भी, कर्णपूर्ण भी, इनमें भी क्या स्नेह का यूज होता है। तो हमको क्यों नहीं बोला पंचकर्म हमको भी शामिल करो? फिर बोला क्योंकि पक्वाश्य प्रबुद्ध पुरुष का निर्ण करने के कारण। कहने का मतलब कि अनुवासन बस्ती लगाती है ना तो स्नेहन तो करती है वो, लेकिन वो पक्वाशय में जो मल है ना उसको बाहर निकालती है। ठीक है, साथ में तो पक्वाशय के मल को बाहर निकालने के कारण पक्वाशय प्रबुद्ध पुरुष का निर्ण मतलब बाहर निकालने के कारण अनुवासन पंचक्रम में सम्मिलित है। तो इनकी संस्थाएं दूर कर दी और आपको बताया कि भाई अनुवासन को शामिल क्यों किया है पंचक्रमा में और तुमको शामिल क्यों नहीं किया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। जबकि नेत्रांजन में, शोधन में ये कर्तृत्व नहीं है। जबकि मतलब जैसे नेत्रांजन, गंडूस, कर्णपूर्ण, आश्वतन, नेत्रपूर्ण, इनमें ऐसी व्यवस्था नहीं है कि भाई कुछ चीज को वो बाहर निकाल रही है। ठीक है, वो बस ओनली तरपत करती हैं, वो स्नेहित करती हैं उस विशेष अंग को। अब आता है संशोधन के अयोग्य व्यक्ति, ये पढ़ लेते हैं अपन अच्छे से। संशोधन के अयोग्य में क्या है कि अविवाको, अरिचि, दुर्व्य, पांडु, गौरव, क्लम, ठीक है, पीढ़ी का कोट, कंटु, अरित, आलस्य, श्रम, दौर्बल्य, दुर्गंध, अवसाद, कफ, पित्त, उत्क्लेश, अनिद्रा, आलस्य, श्रम, दौर्बल्य, दौर्गंध,
अवसाद, श्लेष्म पित्त उत्क्लेश, अनिद्रा, अति निद्रा और तंद्रा। कैलब्य आ गया, ठीक है। उसके बाद में अबुद्धि, दुष्ट, स्वपन दर्शन, वलवर्ण नाश, बहुदोषों से लिंगानी तशम, मतलब ये जो बहुदोष है, मतलब एक तरीके से जो अधिक दोष है वो सब क्या है, संशोधन के योग्य है। तो आपको मैं दोबारा से बोल देता हूँ, अविभाग, अरुचि, स्थौल्य, पांडु, गौरव, कलम, पीड़िका, कोट, कंटु, अरिति, आलस्य, श्रम, दौर्बल्य, दुर्गंध, अवसाद है, कवपित, उत्क्लेश, अनिद्रा, अतिनिद्रा, तंद्रा, कैलब्य, अबुद्धि, दुष्ट, शोपन, वल वर्णनाश, अति पुष्ट, बहुदोष के ये लक्षण है। क्लियर, कि मतलब संशोधन के योग्य कौन है, ये तो हो गए योग्य। इनमें से 5 10 आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। चरक सूत्र 16 का श्लोक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे पूछा नहीं जाता है संशोधन के कौन योग्य, कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है। और आप जब पढ़ोगे ना बमान की कौन योग्य कौन है योग्य, विरेचन कौन है योग्य, तो आपको ऑटोमेटिक 15-20 डिजिट तो आपको याद हो ही जाएंगे। तो इन रोगों में संशोधन चिकित्सा इत करें। तो जितने भी डिजीज मैंने बताए हैं, कौन कौन से बताए, एविका, रुचि, स्थौल्य, पांडु, गौरव, कलप, पिंडिका, ये सब आप लोगों को मतलब एक तरीके से याद कर लेना। जितनी भी हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। धीरे धीरे अपन जब बमन, विरेचन, इतने संवेदन पढ़ेंगे ना, जितने भी हैं उसमें कौन योग्य है कौन अयोग्य, वो सारी चीजें अपन स्टडी करेंगे, उसमें वो क्लियर हो जाएगा। इन रोगों में संशोधन चिकित्सा हित करें। जब दोष अधिक बढ़ जाएं तो उनकी चिकित्सा दोषों का अवशेषण कराना चाहिए। ये शरीर में मान लो दोष बहुत ज्यादा बढ़ गए तो क्या बोल रहे हैं, जैसे पानी डूबे खेत को सुखाने के लिए खेत की मोड़ तोड़कर पानी बाहर निकालते हैं, वैसे ही बहुदोष अवस्था में अवशेषण करना चाहिए। समझो, देखो पंचकर्मा में क्या होता है, हर चीज की एक उपमा दी जाती है। तो हर जगह उपमाएं हैं, तो उपमाएं आपको कंफ्यूजन करेंगी, तो ध्यान रखना कौन सी उपमाएं कहाँ पे है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज अपन लिखते हैं ना एग्जाम में, उपमा के साथ लिखते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, अच्छे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे बताया जैसे बारिश हुई, बारिश में पानी भर गया बहुत, मतलब खेत में पानी भर गया बहुत सारा। तो आपने एक कहानी सुनी होगी ना बचपन में, पानी लेने वाली कहानी, जो खेत की मेड़ टूट जाती है उसमें से, तो क्या कि बहाव तेज था, सारा पानी बाहर निकल जाता है, तो रोकने के लिए यहाँ पे लेट जाता है। वो पानी लेने वाली कहानी सुनी होगी आपने। तो यहाँ पे क्या है, उसका एक उल्टा है, उल्टा वर्जन है। समझो कि भाई अगर मान लो खेत है, अब खेत को सुखाना है, इसमें पानी 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 भरा है, तो यहाँ पे इस मेड़ को तोड़ दो, पूरा पानी बाहर निकल जाएगा और ये सूख जाएगा। इसी तरीके से अगर दो शरीर में अधिक बढ़ जाए तो उसके निकटतम मार्ग से, तो मुख से बाहर निकाल दो या गुदा से बाहर निकाल दो, और उसमें दोष बाहर निकल जाएंगे तो वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। अब है संशोधन अयोग्य। बहुदोष होने पर यदि साम्य अवस्था हो तो शोधन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि बहुदोष, अगर दोष बढ़े हुए हैं लेकिन साम्य अवस्था में, कोई रोग पैदा नहीं कर रहे, वात भी बढ़ा हुआ है, पित्त भी बढ़ा हुआ, कफ भी बढ़ा हुआ, मान लो कुछ भी बढ़ा हुआ है, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं कर रहे, साम्य अवस्था में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो ठीक है, उनको फिर उनको जरूरत नहीं है। क्योंकि साम दोष शरीर रस रक्त आदि धातु में लीन होकर, लीन का मतलब होता है बिल्कुल मिला हुआ, उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, चिपक कर रहते हैं जैसे कच्चे फल से उनका रस। अब जैसे कोई, जैसे कि मैं बोलूं कि आम का रस तो निकाल सकते हो, लेकिन कच्चा कैरी है, कैरी का रस निकाल के दिखाओ, नहीं, कैरी का रस निकाल जाओ पूरी कैरी नष्ट हो जाएगी है ना, लेकिन रस नहीं निकलेगा। इसी तरीके से अगर मान लो साम्य अवस्था में दोष है, लीन दोष है, आपने उसको बाहर निकालने की कोशिश की, मान लो बमन कराने की कोशिश की, विरेचन कराने की कोशिश की, तो व्यक्ति में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे सही होने की बजाय। तो हमेशा अगर दोष साम्य अवस्था में तो उनको वैसे के वैसे रहने दो, बिल्कुल मत छेड़ो। अगर जिस प्रकार से कच्चा फल नष्ट हो जाता है उसी प्रकार से शरीर भी नष्ट हो जाएगा। देखो उपमाएं, मैंने बोला उपमाओं का स्पेशली ध्यान रखना। अब देखो संशोधन योग में भी संशोधन कब करें, मान लो कि भाई डिजीज बढ़ा हुआ है, दोष असाम्य अवस्था में है और उसका संशोधन करना है, लेकिन फिर भी बहुत से होते हैं ना कि यार इनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, तो वो बोल रहा है कि संशोधन योग में भी संशोधन कब न करें। क्वेश्चन आता है कि किन किन व्यक्तियों में संशोधन की व्यवस्था है, संशोधन करने चाहिए लेकिन कब नहीं करना चाहिए। अनुपवाद प्रतिकार, जो वैद्य निर्देश का पालन नहीं करता। अब वैद्य जी ने बताया कि आपको ऐसे ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे बैठना है, संशोधन क्रम ऐसे होगा, वो बोल रहे नहीं वैद्य जी करना है तो करो, नहीं तो मैं तो देखो अपनी मर्जी की चलाऊंगा। तो वो वैद्य की बात सुन नहीं रहा, वैद्य की बात सुन नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि उसका आपको करना ही नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे, कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे तो उसकी रोग बढ़ जाएगा, रोग बढ़ जाएगा तो उसका अपयश होगा वैद्य का। मतलब कुछ भी होता है ना आजकल डॉक्टरों में, क्या होता है कि डॉक्टरों की बात तो मानते नहीं है पेशेंट, और उसके कुछ भी हो जाता है,
पेशेंट के कुछ भी हो जाता है तो सारे गांव वाले आसपास के उस डॉक्टर के ऊपर उसको मारने के लिए छट जाते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली आजकल तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आए तो आप उसका इलाज करने से मना कर दो, नहीं सर हमसे नहीं होगा, आप आगे लेके जाइए। अधन, जिसके पास धन नहीं हो या अल्प हो। अब देखो कोई भी चिकित्सा करने के लिए आपके पास देखो मनी की रिक्वायरमेंट है, औषधियां आती हैं, इंस्ट्रूमेंट आते हैं, टाइम जाता है, तो धन तो होना चाहिए। तो जिसके पास धन नहीं हो तो अल्प हो। बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनको जरूरतमंद होती है। यहाँ पे क्या बोलती है, कुछ एक पॉइंट होती है, तो रसशास्त्र में एक चीजें होती हैं कि धन्वंतरी भाग। धन्वंतरी भाग का मतलब होता है कि कोई भी औषध कोई व्यक्ति बनाने आया डॉक्टर के पास, तो उसका कुछ हिस्सा डॉक्टर अपने पास रख लेता, तो उस हिस्से को वो क्या गरीब पेशेंट आते हैं उनमें यूज करता था। वो ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी, रसशास्त्र में आपने पढ़ा होगा सेकंड ईयर में। तो यहाँ पे लेके जिसके पास धन है लेकिन वो देना नहीं चाह रहा या फिर मत छुपा रहा है या आपको लग रहा है कि भी कैपेबल है, तो आपको उसके से पास धन नहीं है तो या अल्प हो उसकी भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब हर चीज को करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अपरिचारक वाले, जिसके पास परिचारक ना हो। परिचारक का मतलब होता है उसका साथ में जो रोगी के साथ अटेंडेंट होता है ना, डॉक्टर साहब इस रोगी को देखिए इसके, तो अगर कोई परिचारक नहीं है तो उसकी केयर कौन करेगा, उसका ध्यान कौन रखेगा, तो अटेंडेंट होना जरूरी है। जैसे किसी के परिवार में उसका फैमिली मेंबर साथ में होना जरूरी है, तो उसका ध्यान रखे, उसको टाइम से मेडिसिन दे सके, उसको टाइम से खाना खिला सके, टाइम से उसका नित्य कर्म करा सके, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वैद्यमानी, जो अपने आप को वैद्य मानने लगा, आजकल क्या सारे लोग अपने आप को वैद्य मानते हैं, गूगल पे जाते हैं सर्च करते हैं, हाँ ये मेरी बीमारी ये सिम्टम आ रहे हैं, उसी के अनुसार डायग्नोसिस करते हैं, उसी के अनुसार ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैंने ये कर लिया मैंने ये कर लिया। तो ऐसे लोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। चंड, अति पराक्रमी, साहस अर्थात मन स्थिर न हो, जिसका मन मतलब चंचल हो, ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। असूयक, जो द्वेष करता हो, सिंपल सी बात है। तीव्र धर्म अरुचि वाले, धर्म या पंचकर्म में अविश्वास हो, जिसको पंचकर्म में विश्वास ही नहीं है कि नहीं ऐसा कुछ चीज नहीं होती। मतलब बहुत से अलग अलग, देखो 140 बिलियन लोग हैं तो सबकी अलग अलग मेंटेलिटी होती है, अपन हर किसी को ठीक नहीं कर सकते, तो उन पे भी। अति तीक्ष्ण बल मास, मतलब जो अति रसायन धातु का क्षय, बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल लकड़ी की तरह सूख गया, बिल्कुल नष्ट होने की कगार पे है, उसका भी पंचकर्म नहीं करना, क्योंकि पंचकर्म करते समय बल की आवश्यकता होती है, और बहुत सारी प्रोसेस से जब व्यक्ति निकलता है ना तो वो ज्यादा व्यक्ति का बल नाश होगा, वो व्यक्ति को मतलब बहुत ज्यादा जान माल की हानि हो सकती है, इसलिए उसका भी नहीं करना चाहिए। असाध्य रोग होने पर, असाध्य रोग का मतलब ये है कि भाई आपको पता है कि बिल्कुल ठीक नहीं होगा, आप कितनी कोशिश कर लो फिर भी आप लगे हो, तो एक तो व्यक्ति का भी टाइम बर्बाद होता है, सामने वाले पेशेंट का भी, उसको झूठी उम्मीद लगती है, और इवन आपका भी जो टाइम है, आपकी मनी है, आपकी एनर्जी वो डाउन होती है, और आपको पता है वो ठीक तो होगा ही नहीं, और आपको अपयश और मिलेगा कि डॉक्टर साहब ने 2 महीने मुझे रखा अपने पास फिर भी ठीक नहीं कर पाया। तो इसलिए भी आपको ऐसा रोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। मुमूर्ष लिंगात मतलब मृत्यु सूचक लक्षण, जैसे कि अरिष्ट लक्षण आ गए सामने। अरिष्ट लक्षण आप जानते हो कि मृत्यु सूचक, अरिष्ट जब आता है तो मृत्यु आती ही आती है, कहीं से फूल आ जाए, फूल आने के बाद फल आए या नहीं आए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप अरिष्ट आ गया तो मृत्यु निश्चित है। अरिष्ट आ गया आपको पता लगेगा, अरिष्ट लक्षण आ गए तो आप उनको मना कर दो कि आपकी चिकित्सा नहीं हो सकती। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होनी चाहिए। अब अगला पॉइंट है ऋतु अनुसार दोष संशोधन। ये तो आप फर्स्ट ईयर से अच्छे से पढ़ के आ रहे हो, फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा, एनाटॉमी में आपने पढ़ा, फिर आपने सेकंड ईयर में पढ़ा चरक संहिता में, फिर थर्ड ईयर में आपने पढ़ा। अब मतलब स्टडी आप करते आ रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि भाई 6 ऋतु जिन्हें काल कहते हैं, प्रावट शरद वसंत, ये 3 साधारण ऋतु हैं। प्रावट शरद वसंत साधारण ऋतु किसे कहते हैं, जिनमें दोष का प्रकोप होता है, उन्हें साधारण ऋतु है। उन्हीं ऋतुओं में दोष का प्रकोप होता है, उन्हीं ऋतुओं में क्या करता है उनका दोष का शोधन किया जाता है, इसलिए इनको साधारण ऋतु कहते हैं। साधारण ऋतुओं में भिन्न ऋतु से संशोधन दुखकारी व उपद्रवकारी होते हैं। अगर मान लो साधन जैसे कि प्रावट शरद और बसंत, इन तीनों अलावा 3 ऋतुओं के अलावा अगर आप संशोधन करते हो, जैसे कि आप शिशिर में कर रहे हो, जैसे आप ग्रीष्म में कर रहे हो, तो संशोधन क्या होता है, कष्टकारी होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होने की संभावना रहती है। ऋतुचर्या, ग्रीष्म आदि ऋतु में जिस जिस दोष का संचय होता है उसी ऋतु में उस दोष का संशोधन बताया है, क्योंकि संचय अवस्था में दोष निर्णय से भावी रोग उत्पन्न नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि दोष संचय हुआ तो उसके जैसे ऋतु प्रकोप होने वाली है उसमें आपका उसको निर्हण कर दो, उसको बाहर निकाल दो। जैसे ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय हुआ तो अगली ऋतु क्या होती है, प्रावट। प्रावट में उसका अपन ने क्या कर दिया, निर्हण कर दिया, जैसे ही संचय उसको बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार से हेमंत और शिशिर में क्या होता है, कफ का संचय होता है, ठीक है, कफ।
तो उसकी अगली ऋतु में क्या है, वसंत, उसमें उसको बाहर निकाल दिया। दैट्स क्लियर। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही तो आप सुनने पे ध्यान दीजिए ना। मैं पेन से भी लिख सकता हूँ, पेन है मेरे पास टैब में, लेकिन वो क्या फिर टुक टक की आवाज आती है, फिर आपको इरिटेट करेगी वो चीजें। ग्रीष्म ऋतु में संचित वात, श्रावण मास में वस्ती द्वारा, वर्षा ऋतु में संचित वात नहीं, वर्षा ऋतु में संचित पित्त, कार्तिक में विरेचन द्वारा, और हेमंत ऋतु में संचित कफ चैत्र मास में। ये क्या है, हिंदी मास आपको याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। चैत्र मास, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, ये आपको पता होने चाहिए। हिंदी महीने आपकी जो दादी माँ, मम्मी पापा जो बोलते रहते हैं वो पता होने चाहिए। तो कभी कभी आ जाता है कि हिंदी महीनों के अनुसार वात पित्त कफ का संशोधन लिखिए, तो हिंदी महीनों के अनुसार तो आपको ये महीने याद होने चाहिए। अब देखो, प्रावट, आषाढ़, सावन, शरद, कार्तिक, मार्च, बसंत, फाल्गुन, चैत्र। मतलब प्रावट ऋतु में कौन कौन से आते हैं, आषाढ़, सावन। शरद में कौन से आते हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष। बसंत में फाल्गुन और चैत्र। ये संशोधन का समय स्वस्थ के लिए ही है। मतलब ये नॉर्मली व्यवस्था है कि स्वस्थ व्यक्ति अगर कराना चाहते हो तो कब कर, लेकिन अब रोगी आ गया, ग्रीष्म में आ गया, तो रोगी को तो कभी भी करा सकते हो, लेकिन ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए है कि भाई आपको हमेशा स्वस्थ व्यक्ति, स्वास्थ्य ऋतुचर्या की जो पालन चल रही है ना, वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए। रोगी व्यक्ति तो कभी भी करा सकता है ना। ऐसा नहीं कि भाई तू सर्दी में आना, और रोग तो उसको अब हो गया गर्मियों में, लेकिन तू बोल रहा है सर्दी में आना नहीं, ऐसा नहीं होता। रोगी व्यक्ति के लिए तो अपन कभी भी करा सकते हैं। रोगी व रोग अवस्था को देखकर तब संशोधन उचित हो तभी कराना चाहिए। रोगी के लिए तो आपको जैसे आवश्यकता पड़ रही हो तब करा लेना चाहिए। ओके, अब देखो, चैत्र, श्रावण, माघ, शीश में हमेशा शोधन कराना चाहिए। ये जो 3 महीने चैत्र, श्रावण, माघ, शीश, ये अपन के यहाँ पे देख लीजिए, दोबारा दिखा देता हूँ मैं। चैत्र, माघ, शीश, श्रावण में इनमें क्या करना चाहिए, आपको विशेषकर शोधन कराना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति को। और नॉर्मल हर व्यक्ति को करा लेना ही चाहिए, एक बार तो एक प्रोसेस से निकल जाना चाहिए, ताकि आपको रोग पैदा ही ना हो। अपन पूरी लाइफ निकाल देते लेकिन पंचकर्मा नहीं करवाते, लेकिन पंचकर्मा करवाओ तो एकदम पूरी शरीर की शुद्धि हो जाती है। तो आपको करवाना चाहिए ऋतुओं के अनुसार, ठीक है। रोग ये हो जाता तब तो होता ही है। देखो, ऑटोमेटिक रोगी व्यक्ति क्या नहीं करता, रोगी व्यक्ति को तो जैसे डॉक्टर बोलेगा जैसे उसको कराना पड़ेगा, उसको तो ठीक होना है, ठीक है। अब है अगला पॉइंट, शाखा से कोष्ठ और कोष्ठ से शाखा में दोष की जाति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से क्वेश्चन आता है ये 5 नंबर का या 2 नंबर का। तो इसको हम अपन नेक्स्ट क्लास में अच्छे से स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा। नोट्स आपको मिल ही गए हैं, सीक्वेंस लेक्चर आपको मिल ही रहे हैं। अगर आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, उनको मैं क्लास मिल जाएगी। कहने का मतलब कि जो KC ENT सर्जरी पंचकर्मा वो सब क्लासेस मिल जाएगी उसको। धन्यवाद।